नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि को जानने के पहले हम थोड़ा सा स्वर संधि को फिर से उसकी परिभाषा जान लें और स्वर संधि के साथ साथ संधि की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो संधि हमने पिछली वीडियो में देखा था। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ है परिवर्तन। और व्यंजन स्वर संधि की परिभाषा थी कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो रहा था, किंतु व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि में व्यंजन की प्रमुखता होती है। व्यंजन संधि की परिभाषा यहाँ दी हुई है, आप देख लीजिए। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल होता है। तो कहते हैं व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये दी हुई है व्यंजन संधि की परिभाषा, देख लीजिए। और उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं षट धन दर्शन। तो षट दर्शन जो है, ये दोनों शब्द आपस में मिलते हैं तो षट दर्शन शब्द बनता है। तो ये ड किस प्रकार से आया, तो इसी बात को जानने के लिए हम व्यंजन संधि के नियमों को देखेंगे कि किस नियम से ये षट दर्शन हो रहा है। तो व्यंजन संधि के वैसे भेद तो हम नहीं कहेंगे, इसके नियम हैं। तो मोटे तौर पर व्यंजन संधि के 8 नियम हैं, जिनमें से 4 नियमों को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगले 4 नियम अगली वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा हुई, व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे षट धन दर्शन, षट दर्शन। तो व्यंजन संधि के नियम है कई। मैंने पहला नियम पहले से लिख कर रखा है ताकि समय की बचत हो। आइए देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि क च ट त प, इनके बाद यानी धन के इस तरफ क च ट त प, इन पांचों में से कोई भी एक रहेगा। और उसके बाद क्या क्या हो सकता है उस तरफ, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा तथा चौथा वर्ण। तो जैसा कि हम जानते हैं 5 वर्ग होते हैं, व्यंजन संधि में 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो कुल संख्या हो गई 25। तो ये 25 वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये वर्गीय व्यंजन जो हैं, इन वर्गीय व्यंजनों में तीसरा और चौथा वर्ण कह रहा है क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर अंतस्थ व्यंजन आए। तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं य र ल व, इन चारों को। तो मैंने व्यंजन संधि का वर्गीकरण जो वीडियो बनाया है उसमें सारी बातें डिटेल में दी गई हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप उसको फिर से एक बार देख लीजिए ताकि वो चीज़ें रहें। अगर आपने देखी होंगी पहले तो वो आपके दिमाग में होगा। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, य र ल व। तो क च ट त प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण आए अथवा य र ल व अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक हो या फिर कोई स्वर वर्ण ही हो, तो क्या होगा? ये क च ट त प ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर क है और उस तरफ कोई भी वर्ग का आया, व्यंजन आया या फिर कोई स्वर आया, तो ये क बदलेगा अपने तीसरे में। इसका तीसरा वर्ण क्या है? क ख ग, यानी ग में बदल जाएगा। चूंकि ये हलंत के साथ है इसलिए ग भी हलंत के साथ ही होगा। तो ये नियम कहता है। देखिए कैसे हो रहा है ये। जैसे हमने उदाहरण लिखा दिक धन गज। तो दिक धन गज लिखा तो क है, क के बाद आया है किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो ये क वर्ग का ही तीसरा वर्ण है। तो क किस में बदलेगा? ये अपने तीसरे में बदलेगा, यानी क ख ग में, वो भी स्वर रहित। तो क्या हो जाएगा?
दी, और ये क बदलेगा अपने तीसरे में तो ग। चूंकि हम व्यंजन जिसमें पाई होती है, रेखा होती है, खड़ी रेखा, हम उसको स्वर रहित लिखते हैं तो रेखा हटा देते हैं, तो इस प्रकार से स्वर रहित लिखा जाता है। तो दिग हो गया। अब बाकी ये गज जो है ये इसमें जोड़ देंगे तो हो गया दिग्गज। तो व्यंजन संधि में दोस्तों ये जो दूसरा अंश है, धन के दाईं तरफ वाला अंश है, ये अपरिवर्तित रहता है, इसमें बदलाव नहीं आते हैं, बदलाव इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दिक धन गज दिग्गज। दूसरा जो है व्यंजन वर्ण का व्यंजन संधि, तो षट धन दर्शन। तो ट है, तो ट के बाद आया है किसी भी वर्ग का तीसरा, ये तीसरा वर्ण है या फिर चौथा भी हो सकता है, तो ये ट बदलेगा अपने तीसरे में। तो इसका तीसरा वर्ण क्या है? ट ठ ड, ड है इसका तीसरा वर्ण, तो ये ड में बदलेगा। तो क्या होगा? षड दर्शन। षड दर्शन। ठीक है, आइए अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा नियम इसका। तो मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा क्योंकि दूसरा नियम जो है इससे बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी ही हैं। तो दूसरा नियम कहता है यदि क च ट त प के बाद क च ट त प इनके बाद यदि न अथवा म आए, यदि न या म आए, तो क च ट त प के बाद यदि न या म आए तो क च ट त प, क च ट त और प, ये क च ट त प किस में बदलेगा? ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, बदल जाएगा। अब देखिए कैसे बदल रहा है। तो कह क्या रहा है कि धन के इस तरफ बाईं तरफ क च ट त प रहेगा और धन के उस तरफ ये न होगा या फिर म होगा, न या म, इन दोनों में से कोई भी होगा। तो क च ट त प ये बदलेंगे, और बदलेंगे किसमें? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? अंग। चौका य, टौका अड़, तौका न, पौका म। तो ये जो 5 वर्ण हैं पंचम वर्ण, इनमें वो बदल जाएंगे क च ट त प। तो कैसे बदलेंगे आइए हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। उत धन नति, उत धन नति। तो उत तो आया, तो के बाद क्या आया? न आया, तो बदलेगा किसमें? पंचम में। तो उ है, ये पंचम वर्ण तो का क्या होगा? न ही होगा। तो स्वर रहित है तो ये स्वर रहित लिखेंगे, पाई हटा देंगे, अब इसमें नति युक्त हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? उन्नति। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वाक धन मैं। तो वाक क है, क के बाद म आया, तो न या म दोनों में से कोई भी आए तो क ये जो है अपने पंचम में बदलेगा। तो क का पंचम है अंग, तो वाक्य का वा, और ये क के लिए आया हमारा स्वर रहित अंग, और मैं उसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? वांग्मय। तो ये वांग्मय होगा। तो ये हो गई दूसरा नियम। अब हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आए, तीसरा नियम कहता है कि म के बाद
बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आए, म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म ल में बदल जाता है। माफ कीजिएगा, सॉरी, म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है, तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे देख लेते हैं हम उदाहरण। तो क्या कह रहा है ये, म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन वही वर्गीय व्यंजन जिनको कहते हैं हम, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इनमें से कोई भी आए, 25 वर्ण में से कोई भी आए म के बाद, तो क्या होगा? म बदल जाएगा अनुस्वार में। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, अहम धनकार, तो क्या है ये? म है, म के बाद क आया, वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, तो म बदलेगा अनुस्वार में, तो क्या होगा? अहम, म बदलेगा अनुस्वार में, तो अनुस्वार क्या है? अपने पूर्व वाले व्यंजन के सिर पर चढ़ता है अनुस्वार, तो ये सिर पर चढ़ गया अनुस्वार। अब बच गया हमारा कार, तो कार इसमें जोड़ दिया हमने, हो गया अहंकार। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, सम धन गम, तो सम धन गम, तो सम म है, म के बाद वर्गीय व्यंजन है ग, तो स्पर्श व्यंजन ग होने के कारण म बदलेगा अनुस्वार में, तो ये सिर पे चढ़ेगा सौ के, संग हो गया। अब ये गम जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया? संगम। तो ये हो गई आपका तीसरा नियम। अब चौथा नियम देखते हैं। तो चौथा नियम कहता है, चौथा नियम क्या कहता है कि यदि त या द के बाद, त या फिर द, तो त या द के बाद यदि ल आए, तो त या द के बाद यदि ल आए, यदि ल आए तो त द, त और द, ये त द क्या होते हैं? ये ल में बदल जाता है आपका, त द स्वर रहित ल में बदल जाता है, बदल जाता है। किंतु एक और भी चीज है, तो यहां क्या देखा हमने? त द के बाद ल आए तो त द ये स्वर रहित ल में बदलेगा, किंतु यदि न के बाद, यदि न के बाद आता है ल, किंतु यदि न के बाद, न के बाद ल आए तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। तो ये नियम क्या कह रहा है कि त द के बाद यदि ल आए तो त द बदल जाएगा स्वर रहित ल में, किंतु यदि न के बाद ल आता है तो ये जो न है, न बदलेगा अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु के साथ ये स्वर रहित ल में बदल जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उत
धन लास। तो उत धन लास, तो है, तो के बाद आया है ल, तो ये क्या होगा, तो बदलेगा स्वर रहित ल में, तो क्या होगा, उ स्वर रहित ल माने आधा ल। अब इसमें लास हम जोड़ देंगे, तो ये हो गया उल्लास। इसी प्रकार दूसरा महान लाभ, महान लाभ, तो 9 है, 9 के बाद आया है ल, तो क्या कहा था, 9 का क्या हो जाएगा, अनुनासिक के साथ स्वर रहित ल होगा। तो पहले महा लिख लेते हैं हम, महा लिखा, अब अनुनासिक के साथ स्वर रहित ल जोड़ना है इसमें महा में। तो अनुनासिक कहाँ होगा, जिस तरह अनुस्वार अपने पूर्व वर्ण के सिर पर चढ़ता था, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु भी चढ़ जाएगा अपने पूर्व वर्ण पर, और ये आ गया आपका स्वर रहित ल। अब इसमें ये लाभ जोड़ देंगे, तो लाभ, तो क्या हो गया, महान लाभ। तो दोस्तों ये हुए व्यंजन संधि के 4 नियम, और बाकी के 4 नियम हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।